आज शुक्रवार 20 फरवरी 2026 है और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी गूंज सच कहूं तो इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो द 2026 यूएस ईरान एस्केलेशन एंड द स्पेक्टर ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 विषय पर एक बेहद विस्तृत और गंभीर अध्ययन है। जी। इस गहरे विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य बिना किसी घबराहट, सनसनी या पक्षपात के उन सैन्य, आर्थिक और भू राजनीतिक तथ्यों को डिकोड करना है जो दुनिया को एक अभूतपूर्व संकट की ओर धकेल रहे हैं। सही कहा। और तटस्थ रहना यहाँ बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच का जो तनाव, जो कभी सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित माना जाता था, वो अभी एक ऐसा मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय संकट बन चुका है जिसमें कई महाशक्तियां शामिल हो चुकी हैं। मतलब एक तरफ हथियारों का भारी जमावड़ा है और दूसरी तरफ एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो किसी भी पल फट सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। और इस पूरी स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले इस बात पर जोर देना होगा कि ये कोई रातों रात या अचानक हुई घटना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। अक्सर जब हम कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं तो लगता है कि ये सब बस अचानक शुरू हो गया। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो दशकों के भू राजनीतिक दबाव, गहरे अविश्वास और कूटनीतिक विफलताओं की एक बहुत बहुत लंबी श्रृंखला का अंतिम चरम बिंदु है। और अगर हम उसी अविश्वास की बात करें, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो इस अविश्वास की जड़ें 1953 तक जाती हैं। जी, 1953 का तख्ता पलट। हाँ, उस समय ब्रिटिश नियंत्रित तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उठा था, जिसके कारण CIA और MI6 ने मिलकर ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादेक का तख्ता पलट करवा दिया था। हमारे अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उसी एक घटना ने पश्चिमी देशों के प्रति एक ऐसे गहरे अविश्वास की नींव रखी जो आगे चलकर 1979 की इस्लामी क्रांति का मुख्य कारण बना। मतलब तब से लेकर आज तक अमेरिका और ईरान के बीच एक तरह का शैडो वॉर या छद्म युद्ध ही चल रहा है। वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, अगर हम बिल्कुल वर्तमान संकट की जड़ों को तलाशें तो चीजें मुख्य रूप से 2018 के बाद से बहुत तेजी से बिगड़नी शुरू हुई। 2018 में जब ट्रंप प्रशासन ने 2018 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को JCPOA से बाहर निकाला, जिसे आम भाषा में ईरान परमाणु समझौता कहा जाता है, तो कूटनीति का वो एक नाजुक सा धागा भी टूट गया। इसके बाद एक मैक्सिमम प्रेशर या अधिकतम दबाव का अभियान शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना था। लेकिन जो डेटा हमारे सामने है वो बताता है कि इसने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को धीमा करने के बजाय उसे एक नई और खतरनाक रफ्तार दे दी। और शायद उसी रफ्तार को रोकने की कोशिश में जून 2025 का वो खूनी टकराव हुआ था, जी, जिसे अब 12 डे वॉर या 12 दिनों का युद्ध कहा जा रहा है। हमारे पास उस घटना की बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाले विवरण हैं। क्या हम उस 12 दिन के युद्ध को थोड़ा डिकोड कर सकते हैं? आखिर अमेरिका और इजराइल ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था? वो 12 दिन इस पूरे संकट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया और उसके ठीक बाद 21 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। मिडनाइट हैमर? इन दोनों ऑपरेशंस का सीधा लक्ष्य ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में स्थित परमाणु केंद्र थे। इन पर बेहद आधुनिक बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। मकसद ये था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से और हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए। लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इन हमलों का परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। अच्छा? करने के बजाय उन्हें अपनी बची हुई परमाणु सुविधाओं को जमीन के और भी अधिक गहराई में छिपाने के लिए मजबूर कर दिया। ओहो। इसे सबटेरेनियन या भूमिगत बंकर कहा जाता है। उन बंकर बस्टर बमों ने ईरान को ये सिखा दिया कि सतह पर मौजूद उनकी कोई भी सुविधा अब सुरक्षित नहीं है। और उसी का नतीजा है कि आज फरवरी 2026 में हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को शून्य संवर्धन या जीरो एनरिचमेंट के लिए महज 10 से 15 दिन का एक बेहद सख्त अल्टीमेटम दे दिया है। जी, समय बहुत कम है। ये अल्टीमेटम इसी महीने के अंत या मार्च की शुरुआत में समाप्त हो रहा है।
अगर ईरान पीछे नहीं हटता तो भारी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि बस युद्ध छिड़ने ही वाला है और सारी बात मिसाइलों और अल्टीमेटम की है। लेकिन किसी भी भू राजनीतिक संकट को सिर्फ बाहरी नजरिए से नहीं समझा जा सकता। हमें ये भी देखना होगा कि खुद ईरान के अंदर क्या चल रहा है। ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी क्या है? बिल्कुल। क्योंकि ये बाहरी तनाव एक बहुत बड़े घरेलू संकट के साथ चल रहा है। ये एक बहुत ही अहम पहलू है। जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वे ईरान के अंदरूनी हालात की एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर पेश करते हैं। श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि जनवरी 2026 में ईरान में विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड विरोध प्रदर्शनों की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई। और वो आंकड़े? हाँ, अगर हम मौतों के आंकड़ों की बात करें तो आधिकारिक सरकारी आंकड़ा कहता है कि 3000 लोग मारे गए हैं, लेकिन मानवाधिकार संगठनों जैसे कि HRANA का अनुमान है कि 7000 से लेकर 36,000 नागरिकों की जान जा चुकी है। यह एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर ही बहुत कुछ बयां करता है और जो पैटर्न सामने आ रहा है वो और भी परेशान करने वाला है। सुरक्षा बलों द्वारा एक तरह की माफिया शैली की जबरदस्ती चल रही है। परिवारों को अपने ही प्रियजनों के शव वापस लेने के लिए $5,000 से $7,000 तक देने पड़ रहे हैं। ये तो बहुत ही अमानवीय है। जी, ईरान की संस्कृति में 40 दिन के शोक समारोहों का बहुत महत्व है, लेकिन उन समारोहों पर भी गोलियां चलाई जा रही हैं। जानकारी दुनिया तक ना पहुंचे इसके लिए इंटरनेट को बार बार पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। एक सवाल जो जहन में आता है, इस सारे आंतरिक घटनाक्रम को अमेरिका किस नजरिए से देख रहा है? मतलब क्या इस मानवीय संकट का इस सैन्य अल्टीमेटम से कोई सीधा कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। वॉशिंगटन की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी प्रशासन इस आंतरिक क्रूरता का उपयोग सैन्य हमलों के लिए एक नैतिक कारण या मॉरल कैसस बेली स्थापित करने के लिए कर रहा है। मॉरल कैसस बेली? आसान भाषा में कहें तो अमेरिका दुनिया को ये बता रहा है कि हम सिर्फ अपने परमाणु खतरे को दूर करने के लिए हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ईरान की जनता को इस क्रूर शासन से बचाने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। ये तो एक तरह का खतरनाक लूप बन गया। जैसे जैसे बाहरी सैन्य खतरा बढ़ता है, ईरान का शासन अंदरूनी तौर पर उतना ही अधिक क्रूर और दमनकारी हो जाता है। और उनकी वो क्रूरता बाहरी ताकतों को हस्तक्षेप करने के लिए एक और मजबूत तर्क दे देती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना लगभग असंभव होता जा रहा है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम उस बाहरी खतरे या हस्तक्षेप की बात करते हैं तो सैन्य बिसात पर जो मोहरे रखे गए हैं उनका आकार अकल्पनीय है। जी, हमने अक्सर फिल्मों में बड़े नौसैनिक बेड़े देखे हैं, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। हम सुन रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी पूरी नौसैनिक और वायु ताकत वहां झोंक दी है। आखिर इस वक्त वहां तैनात क्या क्या किया गया है? इस सैन्य जमावड़े का स्तर वाकई अभूतपूर्व है। उत्तरी अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन पहले से ही तैनात है और मोरक्को के तट से USS जेराल्ड आर फोर्ड तेजी से भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है। जेराल्ड आर फोर्ड? श्रोताओं के लिए जानना जरूरी है कि ये दुनिया का सबसे उन्नत और खतरनाक युद्धपोत है और ये सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अकेले नहीं हैं। इनके साथ 12 से अधिक विध्वंसक जहाज या डिस्ट्रॉयर्स चल रहे हैं। बाप रे! समुद्र के नीचे अज्ञात संख्या में परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं। अनुमान है कि ये बेड़ा एक ही समन्वित हमले में 600 से अधिक टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों को दागने की क्षमता रखता है। 600 क्रूज मिसाइलें? जी, ये तो ईरान के पूरे वायु रक्षा ग्रिड को कुछ ही घंटों में तबाह कर सकता है। और वायुसेना की तैनाती के बारे में क्या? वायुसेना की तैनाती भी उतनी ही भारी है। मध्य पूर्व के विभिन्न ठिकानों पर F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं, लेकिन सबसे खास है EA-18G ग्रोलर की तैनाती। ग्रोलर? जी, अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इन विमानों का मुख्य काम बम गिराना नहीं है। इनका काम है दुश्मन के रडार और संचार प्रणालियों को अंधा कर देना। यानी जब तक ईरान को ये पता चलेगा कि उन पर हमला हो गया है, तब तक उनकी आधी से ज्यादा डिफेंस प्रणाली खत्म हो चुकी होगी। इस अभूतपूर्व सैन्य जमावड़े को देखकर एक ही बात समझ में आती है कि शायद बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। क्या कूटनीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है? दुर्भाग्य से हाँ। 17 फरवरी 2026 को जिनेवा में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच वार्ता हुई थी। उम्मीद थी कि शायद कोई बीच का रास्ता निकलेगा, लेकिन वो वार्ता पूरी तरह विफल रही। अमेरिकी अधिकारियों ने निजी तौर पर इस बातचीत को एक नथिंग बर्गर करार दिया, यानी इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की रेड लाइंस पर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
और इस रेड लाइन के पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो परमाणु टाइम बम, जिसकी टिक टिक अब हर गुजरते दिन के साथ तेज हो रही है। हमारे अध्ययन से जो डेटा सामने आया है वो सचमुच डरावना है। जी हाँ, फरवरी 2025 तक के डेटा के अनुसार ईरान के पास 9,247 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम था। 9,247 किलोग्राम। इसमें से एक बड़ा हिस्सा 60% शुद्धता वाला है। यह समझना जरूरी है कि 60% से हथियार बनाने के स्तर यानी 90% तक पहुंचना तकनीकी रूप से बहुत ही छोटा कदम है। और जैसा कि हमने शुरुआत में उन बंकर बस्टर हमलों की बात की थी, उसके बाद ईरान ने पिकेक्स माउंटेन नाम की एक नई भूमिगत सुविधा बनानी शुरू कर दी है। खुफिया अनुमानों के अनुसार वे इसमें इतनी कंक्रीट और मिट्टी डाल रहे हैं कि यह किसी भी ज्ञात बम के लिए अभेद्य हो जाएगा। और यही वो बात है जिसने अमेरिका को 10-15 दिन का अल्टीमेटम देने पर मजबूर किया है। अनुमान है कि ईरान मात्र 1 सप्ताह के भीतर एक परमाणु बम के लिए पर्याप्त यूरेनियम तैयार कर सकता है और 1 महीने के भीतर 7 बम बनाने की क्षमता तक पहुंच सकता है। मतलब समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। अमेरिका के पास समय नहीं बचा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच की बात होती तो शायद स्थिति अलग होती, लेकिन इस बार ईरान अकेला नहीं है। बिल्कुल नहीं। 29 जनवरी 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने इस पूरे संकट को एक बहुधुरीय या मल्टीपोलर रूप दे दिया है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो चीन और रूस का इस समीकरण में प्रवेश करना गेम चेंजर है। 29 जनवरी को ईरान, चीन और रूस के बीच एक त्रिपक्षीय रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये कोई साधारण कागजी समझौता नहीं है। इसका असर सीधे जमीन पर या यूं कहें कि समुद्र में दिख रहा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 के तहत रूसी और चीनी युद्धपोत जैसे कि रूसी कार्वेट स्टोइकी ठीक उसी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं जहां अमरीकी बेड़ा तैनात है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में, यानी वे जानबूझकर अमेरिकी जहाजों के रास्ते में आ रहे हैं। बिल्कुल। इसे रणनीतिक बाधा या स्ट्रैटेजिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। जरा सोचिए, इतनी भारी मात्रा में हथियार तैनात है, तनाव चरम पर है। हाँ। अगर अमेरिका द्वारा दागी गई कोई एक मिसाइल गलती से भी किसी चीनी या रूसी पोत को लग गई तो क्या होगा? ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह जाएगा, ये सीधा महाशक्तियों के बीच एक विश्व युद्ध में बदल जाएगा। और चीन का समर्थन सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। 8 फरवरी 2026 को ईरान वायुसेना दिवस के मौके पर एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना घटी। चीनी सैन्य अताशे ने सार्वजनिक रूप से ईरानी वायुसेना के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल बहमन बहमार्द को चीन के J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर का एक मॉडल गिफ्ट किया। कूटनीति की दुनिया में ऐसे गिफ्ट कभी भी बिना किसी मतलब के नहीं दिए जाते। बिल्कुल। हालांकि ये सिर्फ एक मॉडल था, लेकिन इसका संदेश बहुत साफ और गहरा है। चीन पश्चिमी देशों को ये बता रहा है कि वो मध्य पूर्व में उनकी वायु श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए तैयार हो रहा है और ईरान के पीछे मजबूती से खड़ा है। इन सब सैन्य और कूटनीतिक चालों का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, जो शायद हर इंसान के लिए सबसे चिंता की बात होनी चाहिए। जब हम होर्मुज जलडमरू वक्त की बात करते हैं तो ये सिर्फ 21 मील चौड़ा एक समुद्री रास्ता है, लेकिन इसे वैश्विक ऊर्जा की जुगुलर वेन या मुख्य नस कहा जाता है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। यहां से प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। ये वैश्विक समुद्र जनित तेल व्यापार का 30% है। ईरान की IRGC ने अपने स्मार्ट कंट्रोल अभ्यास के जरिए ये दिखा दिया है कि वे समुद्री रास्ते को किसी भी वक्त ब्लॉक करने की क्षमता रखते हैं। और इसका असर अभी से बाजारों में दिखने लगा है। केवल इस युद्ध के डर से ही तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से उछलकर 120 से $150 तक जाने की आशंका पैदा हो गई है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने का भाव तो पहले ही $5,019.60 प्रति आउंस के ऐतिहासिक स्तर को पार कर चुका है। अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद हो जाता है तो व्यापारिक जहाजों को केप ऑफ गुड होप से पूरा अफ्रीका घूमकर जाना होगा, जो कि बहुत लंबा रास्ता है। और प्रति शिपमेंट $2.25 मिलियन का अतिरिक्त खर्च। दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला या सप्लाई चेन अभी तक पूरी तरह से संभली नहीं है और ये झटका उसे पूरी तरह नष्ट कर देगा। हम दुनिया भर में हाइपर इन्फ्लेशन और एक भयंकर वैश्विक मंदी की ओर बढ़ सकते हैं। युद्ध के इस भौतिक और आर्थिक मोर्चे के साथ साथ एक और मोर्चा भी खुला हुआ है, जिस पर शायद सबसे तेजी से हमले हो रहे हैं, और वो है सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये बहुत खतरनाक है। हाल ही में अमेरिका में जो हुआ वो इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। वायरल टिकटॉक वीडियो और एक्स ट्रेंड्स ने अचानक से अफवाह फैला दी
कि मध्य पूर्व के युद्ध के लिए अमेरिका में सैन्य ड्राफ्ट यानी जबरन सैन्य भर्ती शुरू हो गई है। और वो अफवाह इतनी तेजी से फैली कि लोगों में दहशत मच गई। दहशत का आलम ये था कि कुछ फर्जी टेक्स्ट मैसेज के वायरल होने के बाद सिलेक्टिव सर्विस सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट ही भारी ट्रैफिक के कारण क्रैश हो गई। लाखों लोग ये चेक करने पहुंच गए कि कहीं उन्हें तो युद्ध में नहीं भेजा जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि अमेरिका में सैन्य ड्राफ्ट 1973 से बंद है। वर्तमान में अमेरिकी सेना पूरी तरह से स्वयंसेवकों या वॉलंटियर्स पर आधारित है। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की खासियत यही होती है कि अफवाहों में हमेशा एक तकनीकी सच्चाई छिपी होती है, जिसे गलत तरीके से पेश किया जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? वो तकनीकी सच्चाई क्या थी जिसने इतनी बड़ी अफवाह को जन्म दे दिया? दरअसल वित्तीय वर्ष 2026 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम नाम का एक नया कानून पास हुआ है, जिसे एनडीए 2026 कहते हैं। इसमें एक प्रावधान है कि 18 दिसंबर 2026 तक 18 से 25 वर्ष के सभी अमेरिकी पुरुषों को संघीय डेटाबेस जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस रिकॉर्ड का उपयोग करके सिलेक्टिव सर्विस सिस्टम में स्वचालित रूप से पंजीकृत या ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ओहो! बर्नार्ड रोस्टकर जैसे पूर्व निदेशकों ने स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ एक सामान्य नौकरशाही आधुनिकीकरण या ब्यूरोक्रेटिक मॉडर्नाइजेशन है। इसका मकसद सिर्फ पुराने सिस्टम को डिजिटाइज करना था। लेकिन एक घबराहट और ध्रुवीकरण वाले माहौल में सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने इस जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिससे आम जनता ने इसे सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी मान लिया। ये दिखाता है कि घबराहट के इस माहौल में गलत जानकारी कितनी तेजी से आग लगा सकती है। अब अगर हम वापस उस टिक टिक करते टाइम बम पर आएं तो 10-15 दिन का अल्टीमेटम तेजी से खत्म हो रहा है। सवाल ये है कि जब ये समय सीमा समाप्त होगी तो आगे क्या होगा? विश्लेषकों ने इस प्रलय के 3 संभावित परिदृश्यों का बहुत ही स्पष्ट खाका खींचा है। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहला है परिदृश्य ए, जिसे लक्षित हमला या टारगेटेड एस्केलेशन कहा गया है। ठीक है। इस परिदृश्य में अमेरिका संयम बरतने की कोशिश करता है और केवल पिकैक्स माउंटेन या अन्य परमाणु ठिकानों पर सीमित हमले करता है। इसका उद्देश्य सिर्फ ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करना है, न कि सरकार को गिराना। लेकिन क्या ईरान इस पर चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। वो तुरंत अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को ट्रिगर कर देगा। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में अपने लड़ाकों का एक नेटवर्क तैयार किया हुआ है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती। इसका मतलब है कि अमेरिका और इजराइल को सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर आता है परिदृश्य बी, शासन परिवर्तन या रिजीम डिकैपिटेशन। अगर सीमित हमले काम नहीं करते हैं तो अमेरिका सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता के परिसरों और IRGC के मुख्यालयों पर भारी हमला कर सकता है। इसके नतीजे तो विनाशकारी होंगे। अत्यधिक विनाशकारी। इससे पूरे क्षेत्र में एक अभूतपूर्व खून खराबा शुरू हो जाएगा। तेल की कीमतें तुरंत $150 के पार चली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर वहां की सरकार गिर जाती है तो एक ऐसा पावर वैक्यूम पैदा होगा जो 2003 के इराक युद्ध के बाद की स्थिति से भी कहीं अधिक भयंकर और बड़ा होगा। कई आतंकी गुट इस शून्यता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और आखिरी है परिदृश्य सी, महाशक्तियों का टकराव या वर्ल्ड वॉर 3। ये सबसे खौफनाक और शायद सबसे यथार्थवादी डर है। जी, जैसा कि हमने पहले मैरिटाइम सिक्योरिटी बेल्ट की बात की थी, अगर अमेरिकी हमले में गलती से होर्मुज में मौजूद किसी चीनी या रूसी संपत्ति को नुकसान पहुंच जाता है, या अगर चीन बीच बचाव करते हुए ईरान को सीधे J-20 विमानों की डिलीवरी कर देता है, या उन्हें अपने उन्नत AI सैटेलाइट का डेटा उपलब्ध कराता है, तो ये सीधा तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष यही निकलता है कि पारंपरिक डिटरेंस या निवारण के तरीके, यानी एक दूसरे को डराकर युद्ध रोकने की नीति, अब पूरी तरह विफल हो चुकी है। 10-15 दिन का अल्टीमेटम तेजी से अपनी समय सीमा की ओर बढ़ रहा है। और ये स्पष्ट है कि सीमित या प्रबंधित भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का वो युग अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है, जिसे दुनिया दशकों से जानती थी। श्रोताओं को ये समझना होगा कि ये सिर्फ दूर देशों की राजनीति नहीं है। इस बहुध्रुवीय टकराव का सीधा असर हर इंसान की अर्थव्यवस्था, उनके रोजगार, रोजमर्रा के सामान की कीमतों और जीवन पर पड़ने वाला है। बिल्कुल। इस गहरे अध्ययन को समाप्त करने से पहले एक अंतिम बात पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा।
हमारे अध्ययन के बिल्कुल अंत में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जिक्र है। इसमें पोलैंड जैसे देशों का उल्लेख है जो वर्तमान परिदृश्य को देखकर अपनी परमाणु नीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। सोचिए, अगर अमेरिका का इतना भारी भरकम और अत्याधुनिक सैन्य जमावड़ा भी ईरान जैसे देश को अपनी संप्रभुता के नाम पर परमाणु बम बनाने से नहीं रोक पाता है, तो क्या हम एक ऐसे नए युग में प्रवेश कर रहे हैं? एक ऐसा युग जहां दुनिया का हर मध्यम आकार का देश ये मान लेगा कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका खुद के परमाणु हथियार बनाना है? क्या ये घटनाक्रम वैश्विक परमाणु अप्रसार संधियों के हमेशा के लिए अंत का प्रतीक है? क्या दुनिया अब हथियारों की एक ऐसी अंधी दौड़ में शामिल होने जा रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है? कोई भी समझदार इंसान इन बातों पर विचार जरूर करना चाहेगा। खुद सोचिए।